चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने एक पार्ट खत्म कर दिया था फर्स्ट चैप्टर का, है ना। आज चालू करते हैं सेकेंड पार्ट विच इज केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि केमिकल रिएक्शंस को डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। तो अभी तक अपन इक्वेशन की बात कर रहे थे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे ना कि हाउ टू मेक इक्वेशंस इंफॉर्मेटिव। यही था हमारा टॉपिक लास्ट क्लास का, मेकिंग इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। क्या क्या तरीके यूज किए थे, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला तरीका क्या था? बाय मेंशनिंग द स्टेट ऑफ मैटर। जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनके साइड में उनका स्टेट ऑफ मैटर लिख दें कि वो सॉलिड फेज में है, कि लिक्विड फेज में है, कि गैसियस फेज में है, कि एक्वस फॉर्म में है ना। उनके नाम के बगल में ही, उनके सिंबल या उनके फॉर्मूले के बगल में हम ब्रैकेट में SL, G या AQ लिख देते हैं। इससे हमको पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट्स किस फॉर्म में लिया गया था और जो प्रोडक्ट बना है वो किस फॉर्म में बना होगा। दूसरा तरीका था, क्या किए थे दूसरा तरीके में अपन ने? इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखाने के लिए हम अपवर्ड एरो लगा रहे थे, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए हम डाउनवर्ड एरो लगा रहे थे। अगर आपके रिएक्शन में एक गैस इवॉल्व हुई है, गैस प्रोड्यूस हुई है, तो जाहिर सी बात है वो जनरली ऊपर ही जाती है। तो जस्ट टू शो कि एक गैस बनी है तो अपन क्या लगाएंगे, गैस के फॉर्मूले के बगल में एक अपवर्ड एरो लगा देंगे। ऐसा कहीं अपन ने लिखा था ना, हाइड्रोजन लिखे थे, ब्रैकेट में G भी था, और एक और तरीका क्या था, अपवर्ड एरो लगा दो। और प्रेसिपिटेशन मतलब क्या था? PPT मतलब प्रेसिपिटेट, और इसका क्या मतलब था कि सॉलिड, जो सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, इसलिए उसके लिए डाउनवर्ड एरो। अपवर्ड एरो शोज इवोल्यूशन ऑफ गैस, डाउनवर्ड एरो शोज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है। तीसरा तरीका था रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अगर हमारे कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो हम सिंगल एरो की जगह हम डबल हेडेड एरो बनाएंगे। इससे हमें यह पता चल जाए कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन रिवर्सिबल है। कहने का मतलब रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट भी देंगे और प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स भी देंगे। इसका अपन एक एग्जांपल लिखे थे ना, N2 + H2 गिव्स यू अमोनिया। यानी कि N2 और H2 आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे, साथ ही साथ अमोनिया रिएक्ट करके N2 और H2 बनाते जाएगा। ये हो गया रिवर्सिबल। ठीक है। फोर्थ तरीका हमने देखा था कुछ कंडीशंस मेंशन करना। अगर आपका रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रहा है, आपको नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है रिएक्शन को करवाने के लिए, या कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हो। कैटलिस्ट अपन ने देखा था, कैटलिस्ट क्या थे? देवर केमिकल सब्सटेंसेस जो आपके रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं बिना उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए। मतलब प्रोडक्ट में आपको कैटलिस्ट का कुछ भी पार्ट नहीं दिखेगा, उसने बस रिएक्टेंट को हेल्प किया जल्दी से रिएक्ट करने में, तो उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो वो सारी कंडीशन हम कहां लिखते हैं? एरो के ऊपर और नीचे। जितनी भी कंडीशंस आपने अपने रिएक्शन में यूज की होंगी, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू गिव ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, बट कब होता है ऐसा? सनलाइट में ही। तो हमने एरो के ऊपर सनलाइट लिखा था, और कहां होता है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो नीचे हमने क्लोरोफिल लिखा था। तो एरो के ऊपर नीचे हम कंडीशन शो करते हैं। और लास्ट पॉइंट था हीट के लिए, कि अगर आपके रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब कर रहा है रिएक्टेंट्स, तो अपन रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। अगर रिलीज हो रही होगी हीट, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी जनरेट कर रहा है। इस टाइप के रिएक्शन को अपन ने क्या नाम दिया था? एंडोथर्मिक। और इसको क्या बोले थे? एक्सोथर्मिक। क्योंकि इसमें हीट एंटर कर रही है, इससे हीट एग्जिट कर रही है। तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये भी लिख चुके थे अपन, तो यहां तक एंड किए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट चालू करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें अपन 5 टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
अभी तक हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे थे या उसको इंफॉर्मेटिव बना रहे थे। अब हम पांचों रिएक्शन पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि रिएक्टेंट्स दिया रहेगा, हम प्रोडक्ट भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे। मतलब आप बोल पाओगे हाँ सर प्रोडक्ट ये और ये बनेंगे, पर उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन किस टाइप का है। ठीक है, चलिए फर्स्ट लिखेंगे, पहला रिएक्शन लिखिए। फर्स्ट रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखे जाना वापस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट टाइप। देखो एज द नेम सजेस्ट, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। तो इस टाइप के रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है, और वो मिलकर के एक प्रोडक्ट देंगे, उस टाइप के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। मतलब कोई दो रिएक्टेंट होंगे या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर प्रोडक्ट एक ही होगा, क्योंकि वो दोनों कंबाइन हो गए और प्रोडक्ट बना दिए। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स वाटर। देखो प्रोडक्ट एक ही है, वो N2H2 वाला भी तो होगा ना, अमोनिया वाला। N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3। देखो यहां भी प्रोडक्ट एक ही है, रिएक्टेंट दो है ना। और देखते हैं चलो। NO मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसमें ऑक्सीजन अगर मैं ऐड कर दूं तो ये एक और नया कंपाउंड बनाता है NO2। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। बट दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में और इसमें क्या फर्क है, कुछ बता सकते हैं कोई? ऊपर के दोनों रिएक्शन और इसमें क्या डिफरेंस है? ट्राई करिए कुछ। NO की वैलेंसी 1 है, मतलब NO तो कंपाउंड है ना, उसकी वैलेंसी थोड़ा ना, वैलेंसी होती है एलिमेंट की, है ना। वेरी गुड। क्या है ये दोनों एलिमेंट 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 मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, बट यहां पे कंपाउंड प्लस एलिमेंट मिलके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। समझ रहे हैं क्या? एक और रिएक्शन, यहां क्या हो रहा है? हाँ, कंपाउंड और कंपाउंड मिलके नया कंपाउंड बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन, पूरे चारों रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि सब में प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है ना। बस फर्क इतना है, पहले दोनों एग्जांपल में मैंने एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिला करके कंपाउंड बनाया। थर्ड रिएक्शन में एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिलकर एक नया कंपाउंड बना, न्यू कंपाउंड। और थर्ड वाले, फोर्थ वाले एग्जांपल में दोनों कंपाउंड थे, मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाए। है तीनों ही कॉम्बिनेशन के एग्जांपल। पर हर बार देखो कंपाउंड तो बनेगा, एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, बट तीनों का तरीका अलग अलग है कंबाइन करने का, बाकी सब प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है सब में। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखो इसकी। द रिएक्शन द रिएक्शंस इन विच द रिएक्शंस इन विच द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस के ब्रैकेट में लिखना एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अच्छा, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा कि एलिमेंट कंपाउंड पहचान कैसे रहे सर? हाँ, जो आपको सिंगल दिख रहे हैं ये सब क्या है? एलिमेंट है। भले उनके नंबर ऑफ एटम्स दो होंगे, पर एलिमेंट तो एक ही है ना। यहां पे देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल करके वो एक एंटिटी बना रहे हैं, तो उस टाइप को क्या बोलते हैं अपन? कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है? इट इज द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर एलिमेंट, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट। देखो यहां पे भी एटम दो है, यहां पे भी एटम दो है, पर वो दोनों एटम एक ही एलिमेंट के हैं। पर यहां पे वो दोनों एटम अलग अलग एलिमेंट के हैं। ये है डिफरेंस एलिमेंट और कंपाउंड में। समझ रहे हैं क्या? एलिमेंट का मॉलिक्यूल में उसी टाइप के एटम होंगे, H और H, N और N, O और O। पर कंपाउंड के मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होते हैं। ऐसे हम पहचानेंगे। समझ रहे हैं क्या? चलो कंप्लीट करो डेफिनेशन। द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस के ब्रैकेट में हमने लिख दिया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस।
combine to form a single substance are called combination reactions. Are called combination reactions. Are called combination reactions. Next line में they are of three types. They are of three types. They are of three types. फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट एबीसी करके लिख लेना. ए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड. कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड. कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड. एग्जाम्पल लिख लो. Mg प्लस O2 गिव्स MgO. ये भी हो जाएगा ना इसी का एग्जाम्पल. मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, मिलके क्या बना रहे हैं? कंपाउंड. इसको बैलेंस कर लोगे? सिंपल है. क्या करेंगे? हाँ, सामने टू मतलब किसके सामने टू? भाई तीन जगह है मेरे पास. MgO के सामने टू और Mg के सामने टू. वेरी गुड. ठीक है. लेकिन यहाँ पे टू जरूरी है क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे दो है ना, यहाँ पे ऑप्शन एक ही था, तो हमको यहाँ टू लगाना पड़ेगा तभी ऑप्शन दो होगा. पर इसके टू लगाने से Mg भी टू हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए अपन यहाँ टू लगा देंगे. ठीक है. तो ये एक एग्जांपल हो गया. ये दोनों एग्जांपल भी लिख लो इसी में. H2 plus O2 gives H2O. N2 plus H2 gives NH3. बैलेंस करके लिखना भाई. कोई भी इक्वेशन अनबैलेंस नहीं होना चाहिए कॉपी में, है ना. आपकी बुक में भी, केमिस्ट्री की बुक में कभी भी देखोगे तो कोई भी रिएक्शन अनबैलेंस नहीं लिखा रहेगा. हमेशा इक्वेशंस बैलेंस फॉर्म में ही लिखे होते हैं. तो ये हो जाएगा आपका 2H2 plus O2 gives 2H2O. इधर N2 plus 3H2 gives 2NH3. ये सब बैलेंस किए अपन एग्जांपल्स. वो दोनों में एक का नाम भावेश था और दूसरे का नाम मानव. हो गया ये. चलो सेकंड टाइप लिखते हैं. सेकंड टाइप, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट. बी है ना, बी लिखे ना, नंबरिंग कर देना भाई. कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट. कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट and a compound. Combination of an element and a compound to form a new compound. To form a new compound. Formation of an element and a compound to form a new compound. ठीक है. चलिए इसका एग्जांपल ये लिख लो. NO plus O2 gives NO2. NO के नीचे आप चाहो तो नाम लिखना तो लिख लेना. NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड. बैलेंस जरूर करेंगे उसको, है ना. बैलेंस है. कैसे बैलेंस है? ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, नहीं है ना बैलेंस. आप यहां पे 2 करोगे तो 4 हो जाएगा. 2 + 2 4 हो गया ना. पर नाइट्रोजन भी तो 2 हो गया है, तो फिर यहां पे 2 लगाना ही पड़ेगा. इससे सब ठीक हो जाएगा. हो जाएगा. एक और एग्जांपल लिखना इसी का ही. SO2, इसका नाम बताओगे क्या SO2 का? हाँ, सल्फर डाई. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वैसे सल्फर डाइऑक्साइड. प्लस O2 गिव्स यू SO3. इसका नाम बताओगे? गेस करो. सल्फर ट्राइऑक्साइड. बस देखो, यही तो नॉमेनक्लेचर होता है हमारे बाइनरी कंपाउंड्स का, जिसमें ऐसे दो एलिमेंट बस होते हैं ना, उनको हम ऐसी नेमिंग करते हैं. CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. हाँ, इसको ही बैलेंस करेंगे. बैलेंस है क्या ये कि नहीं है? नहीं है ना. ऑप्शन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 ही है. तो आप अगर 2 लगाओगे, मिनिमम 2 तो लगाओगे. 1 तो पहले से ही लगा हुआ है, तो 2 लगाओगे तो 6 हो जाएंगे. तो यहाँ 6 करने के लिए, और सल्फर भी तो 2 हो गया है ना, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा. हो गया. 4 2 6, 4 3 2 2 6 और 2 सल्फर 2 सल्फर. ठीक तो है, बैलेंस हो गया ये. तो दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है. चलिए सी टाइप. सी सी टाइप, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स.
combination of two compounds to form a new compound. Combination of, ये पहला रिएक्शन का 3 टाइप लिख रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. हाँ, ये एग्जांपल तो लिख ही लो. NH3 plus HCl gives NH4Cl. तीनों का नाम बताओगे क्या मुझे? तीनों का नाम बताएंगे? ये NH3 तो यही है ना, अमोनिया. अमोनिया. और ये क्या है? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको अपन. और ये अमोनियम है ना. देखो, NH3 अमोनिया कंपाउंड होता है और NH4 का 1 पॉजिटिव अमोनियम आयन होता है. और ये बना कैसे है? NH4 1 प्लस Cl 1 माइनस. फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड. इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड. ये है अमोनिया और ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड. एक्चुअली ऐसा रहता है कि अगर ये गैस फॉर्म में रहता है ना तो अपन इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, और अगर ये लिक्विड फॉर्म में रहता है तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं. क्लियर है दोनों का मीनिंग? दोनों का फॉर्मूला सेम है, नाम थोड़ा अलग है. गैसियस फेस को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोलते हैं और एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं. ठीक है. हाँ, ये तो बैलेंस है. ठीक है. एक एग्जांपल और लिख लो इसका. कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिव्स अ कंपाउंड का. CaO प्लस SO3 गिव्स यू CaSO4. तीनों का नाम चाहिए मुझे. कैल्शियम ऑक्साइड. वेरी गुड. इसका क्या नाम होगा? कैल्शियम ऑक्साइड. ये सल्फर ट्राइऑक्साइड और ये कैल्शियम सल्फेट. सल्फेट. देखो, सल्फेट होता है SO4 का 2 नेगेटिव. एक ऑक्सीजन कम कर दो तो बन जाता है SO3 का 2 नेगेटिव, सल्फाइड. और सारे ऑक्सीजन हटा दो तो सल्फाइड. समझ रहे हैं क्या? सब में देखो पावर 2 नेगेटिव है. फर्क किसका है? ऑक्सीजन का. 4 ऑक्सीजन वाला सल्फेट, 3 ऑक्सीजन वाला सल्फाइड, कोई ऑक्सीजन नहीं वाला सल्फाइड. सल्फेट, सल्फाइट एंड सल्फाइड. आइड, आइट, एट. ठीक है. आइट बोलते ना, आइट नहीं बोलता, आइट. ठीक है. और ऐसा ही नाइट्रेट के साथ भी होता है. नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड. समझ आएगा? नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड. ये एट, ये आइट, ये आइड. ठीक है. कार्बोनेट वाले 2 पढ़े अपन. CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट है और एक इसी में ही अगर एक H पॉजिटिव आके जुड़ जाए तो H पॉजिटिव और 2 नेगेटिव मिलके 1 नेगेटिव हो जाएंगे. 1 माइनस 2 क्या होता है? 1 माइनस 2 इज -1. तो HCO3 का 1 नेगेटिव, जिसका नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. हो गया तीनों टाइप कॉम्बिनेशन के. अच्छा, इसी में ना एक चीज और बता रहा हूं मैं आप लोग को. कैल्शियम के ना 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं. बहुत ध्यान से समझना इस चीज को. कैल्शियम के 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो अपन इस चैप्टर में और आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे. एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अपन चूना बोलते हैं. उस दिन भी अपन देखे थे ना, कहाँ यूज किए थे इसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लिखवाया था कि चूना को ऐसे ही डाल के पानी में डालोगे तो बीकर गर्म हो जाएगा. इसलिए वो लोग ग्लव्स यूज करते हैं, राइट, ताकि गर्म हो जाता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ये चूना हो गया. जब इसमें पानी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? चूना पानी. क्या बन जाएगा? चूना पानी. लाइम वाटर. इसको क्या बोलेंगे? लाइम वाटर. इसको बोलते हैं लाइम, या फिर इसको कॉमनली बोला जाता है क्विक लाइम. चलो मैं यहां पे लिखता हूं तीनों के नाम ना. इसका नाम है, जनरल नेम है, जनरल या कॉमन नेम. इसका मतलब होता है कि मार्केट में आप इसको इस नाम से जानते हो, क्विक लाइम या सिंपली लाइम भी बोल सकते हैं. और इसको बोलते हैं लाइम वाटर, या फिर इसका एक नाम और है स्लेक्ड लाइम. स्लेक्ड लाइम.
और एक नाम होता है इनका केमिकल नेम, जैसे आप लोग के भी दो नाम होते हैं ना भाई, एक स्कूल वाला और एक घर वाला, है ना। तो केमिकल नेम मतलब उसका ऐसा नाम जिससे उसका केमिकल के नाम झलक रहे हो। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका क्या नाम होगा केमिकल नेम? कैल्शियम ऑक्साइड। आप ये सारी चीजें नोट करके लिखोगे, है ना, एक नोट करके हेडिंग बना लेना इसी में ही, है ना, नोट करके लिख लो, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है। अच्छा, इसका मुझे बताइए केमिकल नेम क्या होगा CaOH ट्वाइस का? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और एक होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम मार्बल के नाम से भी जानते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं, चौक, सब यही होता है। तो इसका नाम लिखना कॉमन नेम में, लाइमस्टोन या मार्बल या चौक। ठीक है। और इसका केमिकल नेम बताओगे क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। आपने 7th 8th में एक कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट पढ़ा है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कितने लोग सुने हैं ये? 7th 8th में पढ़ते हैं ना, टेस्ट ट्यूब में आप लाइम वाटर लेके रखे रहो, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दो उसमें, तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। लाइम वाटर थोड़ा क्लियर टाइप का सोल्यूशन होता है, क्लियर मतलब कलरलेस। पर जैसे ही उसमें कैल्शियम, आपने उसमें जैसे ही CO2 को पास कराया, वो उसको मिल्की कर देगा लाइम वाटर को। ठीक है, चलो उसका रिएक्शन लिखते हैं। पहले तीनों के नाम लिख लो आप लोग। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसी को स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कॉमन नेम है लाइमस्टोन, मार्बल या चौक। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड चूना और पानी मिलके बना लिया CaOH ट्वाइस। अब बता दो अपनी ये 3 कैटेगरी में कौन से कैटेगरी में आएगा ये वाला रिएक्शन? हाँ, कॉम्बिनेशन तो पढ़ेंगे, उसकी 3 कैटेगरी में किस में आएगा? हाँ, थर्ड वाली कैटेगरी, कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिव्स अ न्यू कंपाउंड। समझ रहे हैं क्या? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, इसी में हीट लिबरेट हो रही थी, है ना। प्लस आप हीट भी लिख सकते हो चाहो तो, गलत नहीं होगा। ठीक है। अब यही है जिसकी आप पोताई करते हो, व्हाइट वॉश। ठीक है, तो ये आपने पोत दिया। ठीक है। अब पुताई करते हैं तो शाइनिंग ना उसी दिन नहीं आती, उस दिन तो वॉल वॉल गंदी दिखती है, प्लस स्मेल भी आती है बहुत। 1-2 दिन के बाद उस वॉल में शाइन आना चालू होता है। वो 1-2 दिन में ऐसा क्या हो जाता है, जितना भी आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, होगा ना, यहां भी है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उस लाइम वाटर के साथ जो आपने पोता है उसके साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो अपन थर्ड कंपाउंड लिखे हैं। ये पहला कंपाउंड लिखे थे, ये दूसरा और ये तीसरा। और जो मिल्कीनेस, जो शाइनिंग आती है ना, वो इसके कारण आती है। और ये वही रिएक्शन है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। प्लस हमको वाटर ड्रॉपलेट्स भी दिखते हैं, जब नया नया पेंट होगा ना तो शाइनिंग आएगी और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स भी दिखेंगे। एकदम ज्यादा पानी नहीं, ऐसा झरना टाइप का नहीं बहेगा कि दीवार से ऐसे झरना निकल रहा है, एक आध ड्रॉप आपको कहीं पे दिखेगा पानी का, तो ये पानी है। समझ रहे हैं क्या? तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट, उसका रिएक्शन है ये। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है। एक और बात आगे सुनो फिर से। तो इसको अपन एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? आप क्या करो, आपके पास भी तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, आप एक्सहेल करोगे तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ना। आप एक टेस्ट ट्यूब लो,
उसमें नाक के पास ला करके एक्सेल करो, टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा गई, दिखेगी नहीं बिकॉज कलरलेस गैस है। कलरलेस है ना गैस, कलरलेस नहीं होती तो ऐसे निकलता हुआ दिखता हर बार, ये ब्लू कलर का गैस निकल रहा है बाहर, कितना गंदा लगता है ना, इसलिए भगवान ने उसको कलरलेस बनाया। ठीक है, तो कलरलेस गैस है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में वो भरी हुई है। ठीक है, अब आप एक और टेस्ट ट्यूब लेके आओ जिसके अंदर क्या है, क्या है इसके अंदर, लाइम वाटर। टेस्ट करना ना कि हमने जो गैस छोड़ी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं। तो अब इस लाइम वाटर को हम क्या करेंगे, इसमें पोर कर देंगे। तो जैसे ही करोगे तो क्या होगा, द लाइम वाटर जो क्लियर सॉल्यूशन था वो मिल्की हो जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये वाला काम तो हो गया। अगर आप इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते जाओगे तो ये जो मिल्कीनेस है ना वो डिसअपियर हो जाएगी। कहने का मतलब रिएक्शन क्या बनेगा कि आप इसी कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 में और कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिक्स करते हो, इसमें वाटर भी था, इसी को उठा के यहां रख दिया और कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहा हूं अगर मैं, तो ये मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपियर। क्यों डिसअपियर हो जाती है, बिकॉज अब बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और ये पानी में घुल जाता है। जो मिल्कीनेस आई थी, क्लाउडीनेस आई थी, वो पानी में नहीं घुल रही थी, पर जैसे ही और कार्बन डाइऑक्साइड आया तो उसने इस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बना दिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अभी देख रहे हैं बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या था, HCO3 का 1 नेगेटिव। तो कैल्शियम क्या, कंपाउंड कैसे बनाएगा, Ca2 पॉजिटिव एंड HCO3 का 1 नेगेटिव, तो 2 इधर 1 इधर, फॉर्मूला क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यही लिखा है वहां पे। तो ये मिल्कीनेस को डिसअपियर कर देगा। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पहले रिएक्शन में हम लाइम वाटर बना रहे हैं, दूसरे रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्टिंग कर रहे हैं कि वाकई में वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। एंड इफ यू कंटिन्यू टू पास मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू दिस मिल्की सॉल्यूशन तो मिल्कीनेस विल डिसअपियर। समझ रहे हैं क्या? तो ये तीनों रिएक्शन लिख लो नीचे ही, ऊपर वाला लिख लिए पहले, हाँ नीचे वाला लिखे हो क्या कि नहीं लिखे हो अभी, लिख दियो तो कोई बात नहीं, और नहीं लिखे हो तो पहले एक लाइन लिख लो, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर। जिन्होंने लिख लिया है वो रिएक्शन के नीचे लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा है वो रिएक्शन के ऊपर लिख करके फिर इक्वेशन लिख लेना। हाँ क्या लिखे, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। और मिल्कीनेस किसके कारण आई है, इसके कारण, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, अरे नीचे कहीं लिख लेना पराग, जरूरी है वहीं घुसका के लिखना उसको, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब जिन्होंने रिएक्शन नहीं लिखा वो रिएक्शन लिख लो इस चीज को कि लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड पास हो रहा है वहां से तो इट टर्न्स मिल्की, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, किसके कारण, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक। ठीक है, ठीक है, अब ये रिएक्शन लिखने से पहले एक लाइन और लिखेंगे फिर ये रिएक्शन लिखना। हो गया रिएक्शन सबका यहां तक, सेकंड तक? ठीक है, अब इसके लिए क्या लाइन लिखेंगे, नीचे लिखो, इफ वी कंटिन्यू टू पास, if we continue to pass, if we continue to pass more carbon dioxide, if we continue to pass more carbon dioxide to the milky solution, to the milky solution, to the milky solution, comma, the milkiness disappears, the milkiness disappears, the milkiness disappears because of the formation of क्या, कार्बोनेट नहीं, बाइकार्बोनेट, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट,
बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ soluble calcium bicarbonate, because of the formation of soluble calcium bicarbonate. अब ये थर्ड रिएक्शन लिख लो, समझ आए क्या? ये वो कॉम्बिनेशन के अंदर नहीं लिखवा रहा हूं मैं, है ना, ये अलग से नोट में लिख रहे हैं अपन पूरा। कौन कौन सी चीज, ये तीनों कंपाउंड के नाम और उनके बाद इन्हीं के कुछ कुछ रिएक्शंस, ठीक है। डन। चलिए सेकेंड रिएक्शन में आते हैं, लिखिएगा सेकेंड रिएक्शन। उसको क्या नंबर दिए हो आप? कॉम्बिनेशन को कुछ नंबर दिए हो? वो तो उसके अंदर के टाइप्स हो गए ना, इसको भी तो कुछ नंबर दिए होगे, कॉम्बिनेशन को कुछ दियो नंबर। ये 1 दे दो या रोमन नंबर 1 दे दो, कुछ भी दे दो, जो भी दियो उसके आगे बढ़ाएंगे नंबर। अगला सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? पहली बार तो नहीं सुन रहे हो ये वर्ड, है ना, कि पहली बार सुन रहे हैं? डिकम्पोजर सुने हो ना? डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? तो फंगाई, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, हाँ, जो मतलब डेड रिमेन्स के ऊपर, है ना, वो उनको खाते हैं एज अ फूड, उनका वो फूड है वो, और बदले में सॉइल को क्या कर देते हैं, रिप्लेनिश कर देते हैं, तो वो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। कहने का मतलब वो करते क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में ब्रेक करते हैं, वो होता है डिकम्पोजिशन का मतलब। जो वो खाना खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल था, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाए और वो डाइजेस्ट कर पाए उसको, तो वो कहलाता है डिकम्पोजिशन। तो यहां केमिस्ट्री में डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, एक बड़े से कंपाउंड को स्मॉलर एलिमेंट्स या स्मॉलर कंपाउंड्स में ब्रेक करना, ये कहलाता है डिकम्पोजिशन। तो ये इसका टाइप ऐसा होता है, देखिए वहां कैसा था, ए प्लस बी गिव सी ना, यहां पे रिएक्टेंट एक होता है, प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, तो ये एक्चुअली ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में ए प्लस बी वॉज गिविंग सी, यहां पे ए इज गिविंग बी प्लस सी। कहने का मतलब यहां रिएक्टेंट एक है, वहां प्रोडक्ट एक था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट एक बनता था, क्योंकि जितने भी रिएक्शन है वो कंबाइन कर रहे थे और एक प्रोडक्ट बना रहे थे। बट यहां पे क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट टूट करके दो तीन प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, ए का डिकम्पोजिशन हुआ ताकि बी और सी बन सके। तो ये बी और सी ए से सिंपलर होंगे, सिंपलर होंगे, समझ रहे हैं? मतलब कंपाउंड बड़ा होगा ए, पर जब वो टूटेगा तो छोटे छोटे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में टूटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ये तो बड़ा कंपाउंड दिख रहा है आपको, एक कैल्शियम भी है इसमें, कार्बन भी है और 3 ऑक्सीजन एटम भी है। इसको जब आप हीट करते हो ना, याद है हीट का एक सिंबल मैंने बताया था, ट्रायंगल बना सकते हैं अपन, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हीट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको मिलेगा दो कंपाउंड जो कि दोनों इससे छोटे कंपाउंड होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये टूट गया ना, ये बड़ा दिख रहा है आपको, पर अब ये छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया है, समझ रहे हैं क्या? आया ना? बट ये किसके कारण हुआ है? हीट के कारण। मतलब कोई भी चीज तोड़नी है तो अपने आप तो नहीं टूटेगी, जब तक उसमें कोई एनर्जी नहीं लगा। मुझे अगर ये पेन तोड़ना होगा तो सिर्फ पड़े पड़े तो नहीं टूटेगा, आई हैव टू थ्रो इट, है ना, तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना इसको। तो इन द सेम वे किसी भी चीज को डिकम्पोज करवाना है अगर आपको, तो यू हैव टू सप्लाई एनर्जी, समझ रहे हैं क्या? अब वो एनर्जी 3 फॉर्म में हो सकती है, पहले समझ लो फिर मैं लिखवाऊंगा इसका डेफिनेशन। द एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट भी तो एनर्जी होती है, एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें भी अपन 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले डिफाइन करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डेफिनेशन डिकम्पोजिशन की, द रिएक्शंस इन विच, द रिएक्शंस इन विच, the reactions in which a compound breaks up into, the reactions in which a compound breaks up into, a compound
breaks up into two or more simpler substances. फिर से रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन. द रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. वहां था द रिएक्शन इन विच two or more simpler substances combine to form a new substance. तो यहां पे एक सब्सटेंस टूट के अलग अलग सब्सटेंस बनाएगा, वहां अलग अलग सब्सटेंस मिलकर के एक सब्सटेंस बना रहे थे. ठीक है, तो जस्ट ऑपोजिट हो गया ना दोनों रिएक्शन. हाँ, breaks up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction. Are known as decomposition reactions. Are known as decomposition reactions. ठीक है, फुल स्टॉप लगा के एक नेक्स्ट लाइन में लिखा. These reactions generally take place. These reactions generally take place. These reactions generally take place. Generally take place when energy is supplied. When energy is supplied. When energy is supplied in the form of heat. In the form of heat or light or electricity. In the form of heat or light or electricity. ठीक है, एक लाइन और लिखना. The decomposition reactions are reverse of combination reactions. The decomposition reactions are reverse of combination reactions. The decomposition reactions are reverse of combination reactions. ये भी तीन टाइप के हैं. वही, अगर एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में सप्लाई हो रही है तो एक अलग टाइप हो जाएगा, लाइट के फॉर्म में सप्लाई हो रही है तो अलग टाइप हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई होगी तो अलग टाइप हो जाएगा. कुछ पूछना है क्या अभी? हाँ, नीचे लिखेंगे. There are three types of decomposition reaction. There are three types of decomposition reactions. There are three types of decomposition reactions. फर्स्ट लिखिएगा. फर्स्ट ए बी सी करके लिखेंगे फिर से. decomposition reactions by heat. Decomposition reactions by heat. ब्रैकेट में इसका एक नाम और लिखना, थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल मतलब थर्म मतलब हीट होता है. थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन. हाँ, इसमें हाइफन डाल के एक लाइन लिख लो. इट अकर्स बाय हीटिंग. इट अकर्स बाय हीटिंग. इट अकर्स बाय हीटिंग. चलिए एग्जांपल्स लिखते हैं. एक एग्जांपल तो आप यही वाला लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट वाला. CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, एक रिएक्शन और लिखना नीचे. इसका नाम बताइएगा मुझे, जो मैंने कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा हूं, इसका नाम क्या होगा? हाँ, बस लेड. लेड नाइट्रेट. क्या है ये? लेड नाइट्रेट. ठीक है, इसको भी हीट करेंगे. हीट की जगह हम ट्रायंगल का साइन भी बना सकते हैं, तो ये देगा पीबीओ. पीबीओ का नाम लेड ऑक्साइड. ठीक है, प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. बैलेंस करना तो इक्वेशन को. ऊपर वाला तो बैलेंस है ना, कैल्शियम कार्बोनेट वाला.
नीचे वाला करो कि नीचे वाला भी बैलेंस है? नहीं है ना बैलेंस। क्या कमी है? नाइट्रोजन एक कम है राइट हैंड साइड में, और ऑक्सीजन इधर 5 है उधर 6 है, बराबर, ठीक है। चलो ठीक करो, कैसे करोगे उसको? किसके आगे 2? NO2 के आगे 2, ठीक है, लगा दिए। फिर अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया? 4 5 6 7 हो गया अब तो। जो भी है, नहीं, सब उसका नाम है, उसको बुरा लगेगा। क्या है ये? लेड नाइट्रेट। इसी के नाम में 2 लगाना, यहाँ तो और कोई है ही नहीं, तो यहाँ तो 2 लगाना ही पड़ेगा। अगर आपको ऑक्सीजन बढ़ाना है या लेड बढ़ाना है, कुछ भी बढ़ाना है, आपको यहाँ पे 2 लगाना ही पड़ेगा, हाँ या ना? पर इसके 2 लगाने से ऑक्सीजन कितना हो गया, जल्दी बताओ आप? 12, ऑक्सीजन 12। लेड और नाइट्रोजन सब सब बड़ा है ना। लेड हो गया है बढ़ के 2, नाइट्रोजन हो गया है बढ़ के 4, वो 3 तो सिर्फ ऑक्सीजन का है ना भाई, और ऑक्सीजन हो गया है टोटल 12। और यहां पर अभी हमारा लेड है 1, यहां 2 लगाने से नाइट्रोजन तो चलो 2 हुआ है, और ऑक्सीजन कितना हो गया है? 4 5 6 7। अभी भी अनबैलेंस है इक्वेशन, क्या करोगे फिर? अब तो लेड तो 2 करना ही है ना, तो यहां तो 2 लगाना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो। और नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे तो ये 2 हटा करके 4 करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब देखो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया क्या? हुआ कि नहीं अपने आप बैलेंस? हो गया ना। 2 इधर, 8 इधर, 2 8 10, और 2 इधर, हो गया 12। तो यहां 2 लगाना पड़ेगा, यहां 2 और यहां 4। कोई डाउट? जैसिका, कोविद? ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज इस रिएक्शन में लिख लेना आप नीचे ही, NO2 के नीचे लिखना ब्राउन कलर गैस। आप एक टेस्ट ट्यूब में ले लोगे लेड नाइट्रेट को और हीट करोगे ना बर्नर के ऊपर रख करके, तो कुछ देर बाद आपको ब्राउन फ्यूम्स नजर आएंगे। वो ब्राउन फ्यूम्स किसके होंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के। ऑक्सीजन तो कलरलेस है, वो निकलेगा भी तो आपको दिखेगा नहीं, पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जब बाहर निकल रही होगी ना, तो ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ये आपको अलग से दिखेगी। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन और लिखते हैं, हो गया यहां तक। इसी का हीट का एक और रिएक्शन लिखते हैं, लिखिए। FeSO4 dot 7H2O gives you FeSO4 plus 7H2O। ये डॉट का मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बोलते हैं इसको। अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको और अच्छे से। क्रिस्टलाइजेशन पढ़ो ना आप लोग, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? अगर कोई चीज डिसॉल्व हो चुकी है, सुनना इधर ध्यान से, आप लोग चाशनी बनते हुए देखिए हो? चाशनी कैसे बनाते हैं? चाशनी पानी लेते हैं, उसमें बहुत सारी शक्कर डालते हैं और गर्म करते रहते हैं उसको, पिघलाने बोल रहा हूँ, घोलते रहते हैं, राइट? और गर्म इसलिए करें ताकि और ज्यादा शक्कर डिसॉल्व कर पाए। लेकिन ठंडे पानी में तो शक्कर कम डिसॉल्व होगी ना, तो अगर आप पानी को गर्म कर दोगे तो और शक्कर डिसॉल्व कर सकती है। चाशनी बहुत मीठी होती है, यू नीड मोर एंड मोर शुगर टू गेट डिसॉल्व इन द वाटर, राइट? इसलिए आप पानी को गर्म भी कर रहे हो। तो आपने पानी को गर्म करके बहुत सारी शक्कर डिसॉल्व कर दी, वो बहुत मीठा हो चुका है, गर्म है इसलिए डिसॉल्व है। जैसे ही आप एक बार गैस बंद करके उसको ठंडा करने छोड़ दोगे ना, तो यू विल ऑब्जर्व कि वो चाशनी में व्हाइट कलर का कुछ अब निकलने लगता है। मतलब एक्चुअली जो शुगर को आपने जबरदस्ती धोखा देके डिसॉल्व कर दिया था ना, धोखा ही तो दिए थे, गर्म करके उसको डिसॉल्व कर दिए, ये धोखा ही तो हुआ उसके साथ। पर ठंडा होने के बाद वो समझ गया मेरे साथ धोखा हुआ है, वो फिर से वापस जन्म ले लिया, समझे? पर हाँ, उसका क्रिस्टल डिस्टर्ब हो जाएगा। जो शुगर का क्रिस्टल आपने डाला था वो क्यूबिक था, पर अभी जो बनेगा वो दाना दाना बनेगा, जिसको अपन शक्कर बूरा बोलते हैं। बूरा सुने आप लोग? बूरा नहीं सुने?
हाँ पाउडर तो एक्चुअली वो पाउडर शक्कर तो हम घोल मिक्सी में पीस के बना सकते हैं, बट ये अलग तरीके से बनी है। कैसे बनी? हमने पहले उसको पूरा घोल दिया, पानी में डिसॉल्व कर दिया, वो पानी बहुत गर्म था, जैसे ही आपने उसको ठंडा होने दिया ना, तो सम मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर क्रिस्टलाइजेज आउट, वो वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। समझ रहे हैं क्या? इससे फायदा क्या होता है ना, हम एक जो शुगर का जो क्यूब अगर गंदा है, थोड़ा सा डस्टी है, तो आप उसको साफ कर सकते हो। क्या करोगे? एक अच्छी मतलब जो भी शक्कर है अगर वो गंदी है, ब्राउनिश दिख रही है, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी लगी होगी शक्कर में, तो आप पहले उसको पानी में घोल दो। पानी में शक्कर डिसॉल्व होगी, मिट्टी डिसॉल्व नहीं होगी, तो मिट्टी रह जाएगी। फिर उसको छान लो, होगी मिट्टी अलग, पर पानी तो अब पूरा डिसॉल्व कर चुका है ना शुगर को। अब उस पानी को और गर्म करके और ठंडा होने दे दो। फिर तो जैसे ही ठंडा होगा ना, तो क्या होगा? द शुगर मॉलिक्यूल्स विल क्रिस्टलाइज आउट। यही चीज उसमें भी होती है, जब आप चाशनी बनाते हो बूरा बनता है। तो जब क्रिस्टल्स बनते हैं ना, ये क्रिस्टल बने कैसे हैं? क्रिस्टलाइजेशन से बने हैं। तो उस क्रिस्टल में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं, उसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आयरन सल्फेट को भी जब बनाइए, क्या है? आयरन सल्फेट, FeSO4 इज आयरन सल्फेट। तो जब आयरन सल्फेट को भी क्रिस्टलाइज किया गया होगा, तो पूरा पानी तो उड़ गया, कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स एक एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच रह गए, और उन्हीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिसको अगर आप और हीट करोगे तो वो पानी भी उड़ जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो ये वो पानी उड़ गया। इसके दोनों के कलर लिखना, FeSO4 के नीचे लिखना ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, पर जब उसमें से पानी उड़ जाता है तो वो बन जाता है व्हाइट कलर। तो नीचे लिख लेना, नीचे व्हाइट। इनफैक्ट वो थोड़ा सा डर्टी व्हाइट होता है, डर्टी व्हाइट। ठीक है? फिर इसी को और हीट करते हैं और डिकम्पोजिशन करते हैं। ये रिएक्शन हो गया। एक और एग्जांपल लिखना, FeSO4 ऑन हीटिंग, लिखे Fe2O3, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बैलेंस करिए इसको, ये वाला बैलेंस है ना, इसको करना पड़ेगा। करिए। ऑक्सीजन लास्ट में किया करो, ऑक्सीजन लास्ट में किया करो, पहले आयरन और सल्फर करो। हो सकता है ऑक्सीजन को करने की जरूरत ही ना पड़े, अपने आप हो जाए। हुआ? क्या किए? यहाँ पे तो टू लगाना ही पड़ेगा, आयरन यहाँ पे 2 है तो 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, बट उससे सल्फर भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। हो गया बैलेंस? देखो 4 2 8, यहाँ 3 4, नहीं अभी नहीं हुआ बैलेंस। 3 और 4 7, 3 10 हो रहा है ना, और बढ़ाना पड़ेगा ना उधर। 3 करोगे तो 3 से तो Fe2O3 तो 3 कभी होगा नहीं ना, Fe2O3 कभी 3 होगा क्या? तो सीधा एक काम करो, 4 करके देखो। हाँ, SO2 के आगे, अच्छा अपन सल्फर के आगे 2 लगाए क्यों है? सॉरी 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 सॉरी, वो तो ऑलरेडी 2 है ना। ठीक है, सॉरी, ठीक है, बैलेंस्ड। ठीक है, मुझे लगा कि दूसरा सल्फर का कंपाउंड नहीं है। ठीक है, बैलेंस हो गया। ठीक है, चलो। तो ये फर्स्ट टाइप का डिकम्पोजिशन हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेगा बी। बी, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। देखो, आपको किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करना है ना, तो कंपाउंड ऐसे ब्रेक नहीं होते, आपको एनर्जी देनी पड़ती है। मिक्सचर्स अपने अपने एलिमेंट्स में ब्रेक हो सकते हैं फिजिकल तरीके से, बट फॉर कंपाउंड्स यू नीड टू हैव सम केमिकल मीन्स, क्योंकि कंपाउंड बने हैं केमिकल बॉन्डिंग से। मिक्सचर तो बस ऐसे ही मिला के बन गए। जैसे
एयर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन को आसान है अलग करना, फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है ना, बट वाटर से H2 और O2 को अलग करना मुश्किल है, आपको केमिकल तरीका यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो अपन दे रहे हैं ना, क्या लिखा आपने, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ब्रैकेट में लिखना इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, एक और नाम इसका लिखना इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसका देखिएगा एक सेटअप आपकी बुक में भी होगा, एक डायग्राम बना होगा, प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है समझना, इलेक्ट्रो वर्ड आया है इलेक्ट्रिसिटी से, सुन रहे हैं क्या, इलेक्ट्रो वर्ड आया है इलेक्ट्रोलिसिस से, तो इलेक्ट्रिसिटी से, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, तोड़ना। तो आप इलेक्ट्रिसिटी दे करके एक कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में ब्रेक कर रहे हो। तो यहां पे होता क्या है, आप H2O लेते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, तो आपको H2 और O2 मिल जाता है, ये रिएक्शन है। पर ये हो कैसे रहा है उसको अपन सेटअप समझते हैं। बैलेंस करने के लिए यहां पे आपने 2 लगा दिया और ये 2 हो गया, ठीक है। अब ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, तो सेटअप ध्यान से देखेंगे, आपकी बुक में भी है, यहां मैं ड्रॉ भी कर रहा हूं। क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप बना रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा होगा, एनोड कैथोड पढ़े हो ना, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड होता है कैथोड होता है। तो वैसे यहां भी अपन एनोड कैथोड लगाने वाले हैं और वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ठीक है। इसका डायग्राम बना लो सेटअप का, रिएक्शन तो लिख लो एक ये वाला, और डायग्राम बनाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, 2 टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट करके रखे गए हैं, और यहां से सप्लाई दे रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को अपन क्या बोलते हैं, एनोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड। और कैथोड, ये पॉजिटिव नेगेटिव पता कैसे चल रहा है, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, बैटरी का जो लॉन्ग लेग होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और शॉर्ट वाले को हम नेगेटिव बोलते हैं, राइट। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है वो है एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो है कैथोड, ठीक है। ये हमारा सेटअप है, और यहाँ पानी है, ठीक है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। धीरे से क्या होगा, ये पानी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड जब करेंगे हम, तो ये वाटर ब्रेक डाउन होगा, और ये दोनों गैसेस इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होना चालू हो जाएंगी। सुन रहे हैं क्या, जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसमें क्या होगा, जब आपका H2O ब्रेक होता है ना, ध्यान देना कि इसके इंटरनल रिएक्शन क्या हो रहा है। ये जब ब्रेक होता है तो 2 पार्ट में ब्रेक होता है, एक आपका O2 नेगेटिव ऑक्साइड, ऑक्साइड ना बोलकर के उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, OH नेगेटिव, और एक H पॉजिटिव, ये दोनों बाहर हो जाएंगे, यही दोनों मिलकर पानी बनेगा H2O। ये दोनों अब चले गए। अब देखो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये कहां जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव के पास कैसे जाएगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होगा ना। तो ये नेगेटिव आयंस जितने भी इसके पानी में होंगे अंदर, ये कहां अट्रैक्ट होंगे, एनोड में, और जितने भी पॉजिटिव वो कहां अट्रैक्ट होंगे, कैथोड में। समझ रहे हैं क्या, ये वहां जाकर के इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होगा, H पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में, OH नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन गैस में। और अब आपको टेस्ट ट्यूब में ऊपर दोनों गैस कलेक्टेड दिखेंगी। यहां पानी टेस्ट ट्यूब में भी भराएगा ना, टेस्ट ट्यूब ऐसा रखा हुआ है इन्वर्टेड, तो पानी उसके अंदर भी जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर।
पर जैसी गैस कलेक्ट होगी ना, तो गैस भी टेस्ट ट्यूब के अंदर जाएगी और पानी को नीचे धक्का दे देगी, बिकॉज गैस लाइटर है, ऊपर जाएगी, उसको भी रहने के लिए जगह चाहिए, तो ऊपर जाने के बाद वो पानी को नीचे डिस्प्लेस कर देगी। तो थोड़े टाइम बाद आपको क्या दिखेगा कि इस एनोड के ऊपर यहां तक ये आपको खाली जगह दिखेगी एनोड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है, और यहां पर हाइड्रोजन में भी आपको यहां से खाली जगह दिखेगी। मैंने जान करके इसमें खाली जगह कम बनाई है, इसमें खाली जगह ज्यादा। आप अपने डायग्राम में भी बुक में ऑब्जर्व करना कि दो टेस्ट ट्यूब जो बने हुए हैं उसमें एक में आपको कम गैप दिख रहा होगा, एक में ज्यादा गैप दिख रहा होगा। ठीक है, वो कारण है उसका कि जब H2O ब्रेक होता है ना, देखो आप 2 मॉलिक्यूल H2O ब्रेक हो रहा है तो कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बने? 2, और ऑक्सीजन कितना बना? 1, यानी ज्यादा किसका फॉर्मेशन हो रहा है? हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कम हो रहा है। इसलिए हाइड्रोजन वाला टेस्ट ट्यूब में आपको जगह ज्यादा दिख रही होगी, एक्चुअली वो खाली जगह नहीं है, वहां क्या है? हाइड्रोजन गैस। और यहां भी खाली जगह नहीं है, वहां क्या भरा हुआ है? ऑक्सीजन गैस। तो ये टेस्ट ट्यूब का गैप देख के हम समझेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस कलेक्ट हुई है। जिसमें गैप ज्यादा होगा यानी कि उसमें गैस ज्यादा है, और गैस कौन सी ज्यादा बन रही है? हाइड्रोजन। और कौन सी गैस कम बन रही है? ऑक्सीजन। तो इसलिए स्पेसेस अलग अलग दिख रहे होंगे आपको, देख पा रहे हो? इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपकी बुक में डायग्राम होगा ना, एक बुक इधर पास करो तो सामने, ये आप दोनों में से एक इधर पास करो, आप दोनों में कोई नहीं रखे बुक, है ना? तो उस डायग्राम में ऑब्जर्व करिएगा, सेम यही डायग्राम है, बस आपको टेस्ट ट्यूब में आपको स्पेसेस देखनी है कि किसमें ज्यादा और किसमें कम स्पेस दिख रही है। तो जहां कम स्पेस दिख रही है वहां पे क्या कलेक्ट हुआ है? ऑक्सीजन। और जहां ज्यादा स्पेस आपको खाली दिख रही है वहां पे क्या कलेक्ट हुआ है? हाइड्रोजन। ठीक है, फिर से एक बार देखना, आपने वाटर लिया, 2 टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके रख दिया, दोनों इलेक्ट्रोड्स लगाए और यहां से सप्लाई दे दी। ये बन गया आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है एनोड, और ये बन गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है कैथोड। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे हाइड्रोजन अपने दोनों आयंस में ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव एंड OH negative. H positive being a positive ion, it will rush towards negative electrode cathode, and OH negative being a negative ion, it will rush towards the positive electrode anode. यहां तक क्लियर है? जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा, एक लूज करेगा, उसके कारण H पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और OH नेगेटिव O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? और अब ये गैसेस बनना चालू हो गई हैं और ये कलेक्ट होना चालू होंगी, क्योंकि लाइटर है तो ऊपर जाएंगी, इसलिए ये दोनों टेस्ट ट्यूब के ऊपर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जहां पर एनोड है वहां पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होना चालू करेगी यहां पर, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऊपर जाके कलेक्ट होना चालू करेगी। तो जैसे ये गैस जब ऊपर जाएंगी ना, तो अगर ये टेस्ट ट्यूब ऊपर तक पहले भरा होगा पानी से, तो धीरे धीरे पानी नीचे आता जाएगा। मतलब आप इमेजिन करिए कि ये आपका टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में पानी पहले ऊपर तक भरा था, पर जैसे ही वो गैस के बबल ऊपर आने चालू हुए ना, ये वाला पानी खसक कर थोड़ा सा नीचे आना चालू हो गया, लेकिन गैस को भी तो जगह चाहिए रहने के लिए। इसी को बोल रहा था मैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। पानी कैसे आ गया? पानी नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो गया और ऊपर जगह बन गई, किसके लिए? गैस के लिए। अब आपको देखना है कि किसमें ज्यादा जगह बनी है, किसमें कम जगह बनी है। ज्यादा जगह वाले कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन। और कम जगह वाली कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन। अब ये क्वेश्चन ना डायग्राम के फॉर्म में आपके एक पेपर में आता है, ये पूरा डायग्राम बना रहेगा, आपको लेबल करने बोलेगा, तो ऐसे गैप में लेबल करके छोड़ देगा। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी गैस है और यहाँ पे कौन सी गैस है, तो समझ जाएंगे ना। जिसमें आपको गैप कम दिख रहा होगा यानी वो कम गैस है। कौन सी गैस कम बन रही है इक्वेशन के हिसाब से? ऑक्सीजन। देखो ना, इक्वेशन के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि हर 2 मॉलिक्यूल जब पानी का टूटता है तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन एक ही बन रहा है। एक ही मॉलिक्यूल तो है ऑक्सीजन का, पर हाइड्रोजन का डबल हो गया ना, 2 मॉलिक्यूल। ऐसे अगर 4 मॉलिक्यूल टूटेगा तो इसका 4 मॉलिक्यूल बनेगा और इसका 2, है ना? जितने मॉलिक्यूल वाटर के टूट रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बन रहे हैं, और उसका आधा बन रहा है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। एम आई क्लियर? 2 का आधा 1 होगा ना। वैसे अगर 4 मॉलिक्यूल्स तोड़ोगे आप, 4 मॉलिक्यूल ले लिए पानी के, तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे? 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बनेंगे और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनेंगे। तो हर बार ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी, हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी। दैट इज वाई आपको टेस्ट ट्यूब में गैप अलग अलग दिखेगा आफ्टर सम टाइम। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये इसी रिएक्शन का सेटअप है।
तो इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग समझ में आ गया ना, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं टू द इलेक्ट्रोड्स और उस इलेक्ट्रोड के अंदर हम पानी डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लिक्विड कंडक्टर्स। ये क्या होते हैं? लिक्विड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स समझते हैं ना क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर द वन विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। बट कंडक्टर सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, जैसे कॉपर एक कंडक्टर है, वो सॉलिड फॉर्म में है। ये वाटर एक कंडक्टर है, वो लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर है ये? ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि यहां पे आप डिस्टिल वाटर ना लो। डिस्टिल वाटर क्या होता है? प्योर वाटर, जिसके अंदर कोई भी आयंस नहीं होंगे। तो प्योर वाटर इज अ, या डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर। डिस्टिल वाटर क्या होता है? क्या हो गया? क्या हो गया? डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, आपका रिएक्शन नहीं होने वाला। समझ रहे हैं क्या? तो आप उसमें कुछ मिक्स कर दो, आप एसिड भी डाल सकते हो थोड़ा सा पानी के अंदर, तो उसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चालू कर देगा। ठीक है, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड लिख करके हेडिंग डाल के छोड़ देना। थर्ड टाइप अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। लिख लो थर्ड, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। अपन तीन चीजें लिखे थे ना, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। तो डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, ब्रैकेट में नाम लिखो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना ये वाले लास्ट सेटअप में? क्लियर है पक्का कोविद? हाँ एवरीवन, जेसिका? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में ये थर्ड वाला डिकम्पोजिशन करके सेकेंड टाइप का रिएक्शन कंप्लीट करेंगे ना। अभी तीन टाइप के रिएक्शन और बचे हैं हमारे।